पूरे के पूरे एक सुनियोजित मुहिम के तहत गुजरात और श्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र और साजिश की। हर साजिश अपने आप अपनी मौत मर गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाया। मोदी ने अपने खिताब में तीसरे महाज पर भी जमकर तनकीद की। मैडम सोनिया जी की सरकार आई है। भाइयों बहनों, 10 साल बीत गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? कोई भला हुआ है? कोई परिवर्तन आया है? आपके इलाके में कुछ अच्छा हुआ है? आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है? नौजवानों की जिंदगी में बदलाव आया है? किसान की जिंदगी में बदलाव आया है? माताओं बहनों को सम्मान मिला है? नौजवान को रोजगार मिला है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसी का भला नहीं कर पाई, किसी को संतोष नहीं दे पाई। बीजेपी की बेबाक लीडर उमा भारती का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे मुकर्रिर नहीं हैं। लोग उनकी रैलियों में उनको सुनने के बजाय उनकी हिमायत के लिए आते हैं। उमा भारती ने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे अच्छे लीडर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। झांसी में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उमा भारती ने इन ख्यालात का इजहार किया था। आज जब उमा से उनके बयानात से मुताल्लिक वजाहत तलब की गई तो उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही थी वो फिर कहूंगी, उसी को रिपीट करूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश का एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है सैकड़ों सालों के बाद, जिसके समर्थन के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने ये कहा। दूसरी जानिब बीजेपी ने उमा भारती के बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी भी एक अच्छे मुकर्रिर हैं। का जैसा वक्ता तो आज देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत कम हुए हैं। और निश्चित तौर से अटल जी जब बोलते थे तो विपक्ष के लोग भी उनको सुनने जाते थे और मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बराबर वक्ता तो वो न खुद भी नहीं कहते, वो हो भी नहीं सकते, लेकिन उनको भी अटल जी से कम लोग सुनने नहीं जाते। उनकी भाषण और उनकी जो बात वो कहते हैं वो स्वाभाविक ढंग से, सरल ढंग से और जमीन की सच्चाई से जुड़ी हुई बात कहते हैं। और उसको लेकर के आज विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि नरेंद्र भाई मोदी जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी उनके स्पीच में या उनके रैलियों में जो बात आ रही है, वो हर बात जो है वो आम आदमी के दिल की बात है। नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक कांग्रेस उमा भारती के बयान से इत्तेफाक रखती है। उनके देखिए, मोदी जी के भाषण में ना तो गहराई है, ना भारत के इतिहास की जानकारी है और ना ही भविष्य की कोई खुली हुई रूपरेखा है। और जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे छोटे कार्यकर्ता भी संभल कर बोलते हैं। उनकी वाणी पे उनको कोई नियंत्रण नहीं है और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे दिन प्रतिदिन उन्हीं का जो सपोर्ट बेस है, उनके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो कम हो रहे हैं। आम इंतखाबात में बीजेपी तेलुगु देशम से इत्तेहाद के लिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। ज़ाया के मुताबिक तेलंगाना में सीटों की तकसीम पर दोनों पार्टियों में इत्तेफाक हो गया है। इस जिम्न में दिल्ली में बीजेपी लीडर नरेश अग्रवाल की रिहाइशगाह पर दोनों पार्टियों की मीटिंग जारी है। ज़ाया के मुताबिक अगर बीजेपी का टीडीपी से इत्तेहाद नहीं हो पाता है तो ऐसी सूरत में बीजेपी टीआरएस को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर सकती है। यूपी बीजेपी के इंचार्ज अमित शाह के मुताबिक मुल्क में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। अमित शाह बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के बनारस से मोदी की जीत भारी अक्सरियत से होगी। में
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी के प्रति एक लहर का अद्भुत अनुभव जहां जहां प्रचार में जाते हैं वहां हो रहा है। हिंदुस्तान के संविधान की रचना के बाद शायद ही इस प्रकार की लहर आम चुनाव में देखने को मिल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे पढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी से अदाकारी से सियासत में आए स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट दिए जाने पर कहा कि अमेठी में पहले से ही सियासी अदाकार मौजूद थे और अब फिल्मी अदाकार भी आ रहे हैं। कुमार विश्वास अमेठी में मीडिया से खिताब कर रहे थे। एक आर्टिस्ट है, टीवी स्टार है, और राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल जी राजनीतिक अभिनेता हैं और वो अभिनेता है, तो एक्टर्स से तो अमेठी वैसे ही दुखी था जो आके एक्टिंग करके जाते थे, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरी आत्मा है। एक नई एक्टर और आ गई है, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसे में पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं या रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी यही है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने कुमार विश्वास पर जवाबी हमला किया है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार के मुताबिक ख्वातीन की तौहीन करना कुमार विश्वास की आदत है। Focusing on issues of development. Maybe he wants to derail the entire debate from the issue of development, because when it comes to the Aam Aadmi Party's own history, it is very obvious that they engaged and collaborated with the Congress Party to form a government in Delhi, and it's also very obvious that they did not fulfill the promise of good governance in Delhi. So given that, it's very obvious that he would not want to fight or engage in a debate on issues of governance or development. I will only say this, that my fight there is with the Congress Party and not with the B team of Congress. सीनियर सहाफी शाहिद सिद्दीकी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के लिए राहुल से टक्कर लेना आसान था, लेकिन सोनिया गांधी से टक्कर लेना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अब सोनिया गांधी मैदान में उतर गई हैं, इसलिए मुकाबला टक्कर का हो गया है। सोनिया गांधी मैदान में आ गई हैं और लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि राहुल के बस का नहीं है मोदी को से टक्कर लेना, इसलिए अब
सोनिया को आना पड़ा है और मोदी ने भी अपने जो आरोप और हमले हैं राहुल के बजाय, शहजादे के बजाय माताश्री पर शुरू कर। मुझे लगता है कि अब मजा आएगा जब टक्कर होगी सीधी सीधी सोनिया गांधी में और मोदी में। मोदी अब उन्हें माताश्री कह रहे हैं, लेकिन इन्हें माताश्री कहिए या जो भी कहिए, जो है मोदी के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राहुल से टक्कर लेना आसान था। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चांदनी चौक पार्लिमानी हलके में रोड शो किया। चांदनी चौक से सहाफत से सियासत में आए आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष इंतखाबी मैदान में हैं। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाया। इस दौरान आशुतोष भी केजरीवाल के साथ मौजूद थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस से वजीर कानून कपिल सिब्बल और बीजेपी से सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। दिल्ली में बिजली और पानी से मुताल्लिक केजरीवाल हुकूमत की स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई है। केजरीवाल हुकूमत की जानिब से 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी के अलावा माहाना 20,000 लीटर पानी मुफ्त सरबराह किया जाएगा। ताहम दिल्ली के अवाम के लिए ये सहूलियत खत्म हो गई है, क्योंकि मुताल्लिका स्कीमों की मुद्दत 31 मार्च तक थी। अरविंद केजरीवाल ने मुताल्लिका स्कीमों को बरकरार न रखने जाने पर नाराजगी का इजहार किया है और उसे कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत करार दिया। बिजली पानी के बिल फिर महंगे हो गए, क्यों? हमने तो कम करे थे, मेरी सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस वालों ने संसद में बैठ के दिल्ली का बजट पास किया अगले साल का। उन्होंने बिजली और पानी के बिल फिर बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनी और पानी कंपनियों से मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं उनसे, भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ा दिए। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसी ही मिसाल यूपी हुकूमत की है, जिसे इंतखाबात से कबल मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इस्मत रेजी के मुतासरीन की याद आ गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात में इस्मत रेजी से मुतासरा ख्वातीन को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये मुआवजा 7 मुतासरा ख्वातीन को दिया जाएगा। उसके अलावा फसादात के दौरान गुमशुदा हुए 19 लोगों को फौतशुदा समझते हुए मुआवजा दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने जूनियर इंजीनियर सत्यनारायण वर्मा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है, सत्यनारायण वर्मा का दारुल हुकूमत में कत्ल कर दिया गया था। वजीर आला अखिलेश यादव ने आईटीबीपी जवान आशीष सिंह के वर्सा को भी 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये जवान एक आतिशबाजी की वारदात में हलाक हो गया था। रियासती हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेने के बाद ये कदम उठाया है। कोटा के एसपी को एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें गुज़िश्ता कुछ दिनों में राजस्थान में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्दों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। यह खत मामूली पोस्ट के जरिए भेजा गया है। कोटा के एसपी सतवीर सिंह ने खबर रजा एजेंसी पीटीआई को ये बात बताई। खत में धमकी दी गई कि अगर जयपुर, जोधपुर और शिखर से पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्दों को रिहा नहीं किया गया तो उसके संगीन नतायज होंगे। खत की जानकारी मुताल्लिका पुलिस अफसरों और राजस्थान एटीएस को दे दी गई है और इस सिलसिले में जांच भी शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि राजस्थान से हालिया दिनों में इंडियन मुजाहिदीन के 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आज मुंबई के बाशिंदों को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आज बेस बसों को कंडक्टरों और ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है, लिहाजा आज बेस की बसें सड़कों से गायब हैं। ड्राइवरों और कंडक्टरों ने नई कंप्यूटर्स शेड्यूल सिस्टम के मुताबिक हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल के बाद मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कि सुबह हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता है, बेस ने जो अचानक ऐसा सम करके पब्लिक का बहुत नुकसान किया है और उसको बहुत हैरत में प्रकार हो रहे हो। आधा घंटे से खड़े हैं, बस में नहीं आ रही है। ट्रेन से आए हम लोग लंबे से पनवेल से, तो कुछ पता ही नहीं, हम लोग को नोटिस वगैरह कुछ दिखाया लगाया ही नहीं, वो लोग ने डायरेक्ट बंद किया है। अभी ट्रेन से उतरा तभी मेरे को मालूम नहीं था। 20 मिनट हो गया मैं खड़ा है, अभी तक बस भी कुछ है ही नहीं। टैक्सी वाले भी कोई आने को तैयार नहीं, पैसा भी ज्यादा ले रहे, तकलीफ तो है बहुत।
आरबीआई ने अपनी सालाना पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 8% और सीआरआर को 4% बरकरार रखते हुए इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। आरबीआई ने 2014 और 2015 में तरक्की की शरह 5.5% रहने का अंदाजा लगाया। आरबीआई ने 2013 और 2014 में जीडीपी की शरह में 2% की कमी वाक़ई होने का इम्कान जाहिर किया है। आरबीआई के मुताबिक 2014 में रिटेल अफरात ज़र की शरह 6% के अंदर ही रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को अकाउंट में कम से कम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाने पर खातेदारी पर जुर्माना आयद नहीं करने की हिदायत दी है। I think the intent is to provide sufficient liquidity to the markets. That means both short-term liquidity consistent with maintaining the call money rate close to the policy rate, and second, providing long-term increases in the balance sheet of the RBI consistent with what we believe is the appropriate rate of growth of credit in the economy. Now, our focus is on the rate of credit consistent with the inflation that we are looking at, as well as the economic growth that we anticipate. रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का। अमरीकी सफीर बराए हिंद नैन्सी पावेल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पावेल के मुस्तफी होने का ऐलान अमरीकी सिफारतखाना की वेबसाइट पर किया गया। नैन्सी पावेल ने भी अमरीका मिशन की एक मीटिंग में ऐलान किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा सदर बराक ओबामा को भेज दिया है। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि नैन्सी पावेल के साथ ओबामा इंतजामिया का कोई अख्तलाफ नहीं है। अमरीका ने यह भी कहा कि वो हिंदुस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमरीका और हिंदुस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हिंदुस्तान में अमेरिका की सफीर नैन्सी पावेल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। नैन्सी पावेल ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जबकि हिंदुस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और अमेरिका को हिंदुस्तान के लोकसभा इंतखाबात के नताइज में भी काफी दिलचस्पी है। हालांकि 13 फरवरी को नैन्सी पावेल ने अहमदाबाद में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अमेरिका ने अपने पहले मौक़िफ़ कि मोदी से उन्हें कोई मतलब नहीं है से यू टर्न लिया। इस बीच अमेरिका ने कहा कि नैन्सी पावेल के इस्तीफे को ओबामा इंतजामिया के साथ किसी इख्तिलाफ के पस मंजर में नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने इस सिलसिले में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद की और कहा कि दरअसल नैन्सी पावेल अपनी 37 साल खिदमत से सुबुकदोश होना चाहती हैं और मई के आखिर तक अपने आबाई मकान में वापस जाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मलेशिया ने लापता तैयारे से मौसूल हुए आखिरी अल्फाज में कुछ तब्दीली की है। मलेशिया हुक्काम का कहना है कि तैयारे के एक पायलट ने अपने आखिरी अल्फाज गुड नाइट मलेशियन 307 कहे थे। ख्याल है कि इससे पहले हुक्काम ने कहा था कि पायलट ने अपने आखिरी जुमले में ऑल राइट गुड नाइट जैसे रस्मी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मलेशिया के कारगुजार वजीर ट्रांसपोर्ट हशामुद्दीन हुसैन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तैयारे से मौसूल हुए अल्फाज के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात बताई। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट से तैयारे के कॉकपिट से मौसूल हुए प्रोग्राम के आखिरी अल्फाज को जारी करने का मुतालबा किया गया। मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज्जाक बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ जाएंगे, जहां वो लापता मलेशिया तैयारे की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का मुआयना करेंगे। इस बात का ऐलान मलेशिया के कारगुजार वजीर मवासिलात और वजीर दिफा हशामुद्दीन हुसैन ने कहा। वजीर मवासिलात ने बताया कि उन्होंने लापता तैयारे पर सवार चीनी बाशिंदों के लवाहकीन से कुआलालंपुर में मुलाकात की, जो उनकी जिंदगी की मुश्किल तरीन मीटिंगों में से एक थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि लापता तैयारे की तलाश का काम जारी रहेगा। मशरिक वस्ता अमन मुज़ाकरात के दोबारा आगाज की कोशिशों के तहत अमरीका के वजीर खारजा जॉन केरी ने कल अचानक मशरिक वस्ता का गैर मुतवक्के दौरा किया।
कैरी ने इजराइल पहुंचकर इजराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जॉन केरी का रमला जाने का मंसूबा है, जहां वो फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। ख्याल है कि जॉन केरी फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू कराने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के मामले पर रुके हुए मुज़ाकरात फिर से शुरू हों। इसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल अपने वादे के मुताबिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कर दे, ताकि अमन मुज़ाकरात को अप्रैल की डेडलाइन से आगे भी बढ़ाया जा सके। इंतखाबात के मौके पर वोटरों को राग़िब करने के लिए लीडर तरह तरह के बयानात देते हैं। वो ऐसा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते हैं, मगर दिल्ली बीजेपी इकाई के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा की जानिब से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ताल्लुक से दिया गया बयान उनके गले की हड्डी बन सकता है। गुज़िश्ता दिनों मल्होत्रा ने दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया, जिसकी सियासी और समाजी हलकों में नुक्ताचीनी की जा रही है। मल्होत्रा के बयान पर बरहम मुसलमान उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की भी सोच रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। उर्दू के मशहूर अदीब जनाब कृष्ण चंद्र फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी जानदार मखलूक़ात हैं उनमें से सिर्फ इंसान ही वो वाहिद मखलूक है जिसमें कुदरत ने मिजाह की हिस्स रखी है। इसलिए तमाम लोगों को और इंसानों को जी मिजाह और तंज पसंद है, सिवाय चंद लोगों को मजाक पसंद नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसको? एक मियाँ बीवी में हमेशा तकरार चलती रहती थी, झगड़ा होता रहता था और बीवी हमेशा डोमिनेट करती थी शौहर साहब पर। एक दफा बात बढ़ गई, तकरार हो गई तो बीवी को तेश आ गया और गुस्से में उसने एक तमाचा शौहर को रसीद कर दिया। शौहर साहब खामोश हक्का बक्का रह गए। एक बात उन्होंने पूछी कि बेगम ये तो बताओ कि तुमने मजाक में मुझे मार दिया या सीरियसली? बेगम ने कहा कि सीरियसली मारा है। शौहर साहब ने कहा कि हाँ मेरा भी वही ख्याल था, क्योंकि मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हजरात, लेकिन हमारे सामाईन को मिजाह बहुत पसंद है और आपके ज़ौक़ का पूरा ख्याल रखते हुए हमने एक मिजाहिया शायर को ज़हमत दी है, वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं। पैराडीज के शहंशाह जी मुतरन्निम शायर जनाब अता हैदराबादी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके सामने पेश हो जाए। चार मिसरे समात फरमाएं। खामोश हैं हवाएं भी अब चाल देख कर,
खामोश है हवाएं भी अब चाल देख कर, संजीदा है बहार हंसी गाल देख कर। खामोश है हवाएं भी अब चाल देख कर, संजीदा है बहार हंसी गाल देख कर। शायर को देखो ये तो है कंगाल सदा का, खुश हो रहा है गैर का बस माल देख कर। हजरात, 4 मिसरे और सरमात फरमाए। तुझे छेड़ने से दिलबर हुआ हाल ये हमारा, तुझे छेड़ने से दिलबर हुआ हाल ये हमारा। मुझे क्या खुंदल खुंदल कर तेरे भाइयों ने मारा। ये हमारी बैड लक है मिले तुम जो हमको तिरपट, ये हमारी बैड लक है मिले तुम जो हमको तिरपट। मैं तो आज तक न समझा तेरी आंख का इशारा। और ढल गई, आज तक नहीं समझ सके। हजरत और 4 मिसरे समाप्त फरमाए कि नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है खुजाने की आदत है तुमको, सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी तालू खुजा दीजिए। हजरत आइए एक नई पैरोडी, ताजा पैरोडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये ऐसी सितमज़दा 3 बीवियों की कहानी है जिनके शौहर हजरात का ताल्लुक मुशायरे से है। एक जनाब कन्वीनियर मुशायरा, दूसरे नाजिम मुशायरा और तीसरे शायर। अब पहले कन्वीनियर मुशायरा की बीवी अपने शौहर को किस तरह तलाश करती है, ढूंढती है, समात फरमाइए। कन्वीनियर मुशायरा की बीवी जब कन्वीनियर मुशायरा घर से गायब हो जाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं मुशायरे को जमाने में, संवारने में, शोरा हजरात से कांटेक्ट करते हैं, शायरात से कांटेक्ट करते हैं मुशायरे को बुलाने में, मुशायरे में जमा करने में, और घर से 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने से गायब रहते हैं। तो अब इनकी तलाश में इनकी बीवी निकल जाती है। क्या कहती है, समाज फरमाइए। घर छोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। घर छोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। आवाज दे तू कौन से लफड़े में पड़ा है, घर छोड़ने वाले। बन समाज फरमाए। बच्चों पे नजर है ना, तुझे मेरी खबर है। बम्बई की हया पर ही तो बस तेरी नजर है, बस तेरी नजर है। बदनाम है, नाकाम है, क्या तुझ में रहा है। घर छोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। अब आइए साहब, शायर की बीवी शायर साहब को ढूंढ रही है और शायर साहब मुशायरे में आ गए हैं और तन्हाई में बैठकर अपने शोहर के बारे में क्या कहती है, समाज फरमाए। मैं बदनसीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ, मुझको सड़ा अनार मिला। मैं बदनसीब हूँ, मुझको सड़ा अनार मिला। बड़ा निकम्मा मेरे दिल का राज़दार मिला, बड़ा निकम्मा। अब इसको पाके मेरे
गम का हाल मत पूछो, अब इसको पाके मेरे गम का हाल मत पूछो। सुकून मिला न जिगर को मेरे करार मिला, सुकून मिला न जिगर को मेरे करार मिला। मैं बदनसीब हूँ मुझको सड़ा अनार मिला। अब आइए आखिर में नाज़िम मुशायरा। अब नाज़िम मुशायरा साहब मुशायरे में शायरों के अलावा शायरात का भी इतना ख्याल रखते हैं और इतनी तारीफ करते हैं, इनकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन इतनी तारीफ वो अपनी बीवी की कभी नहीं करते और यही अफसोस इनको बीवी को इनसे रहती है।